कहानी की शुरुआत में हम अरविंद और उसकी पत्नी मधु को देखते हैं। वो दोनों अपने बेटे के पास लखनऊ घूमने आए थे। मधु और अरविंद एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मधु सेल्फी ले रही थी, लेकिन वो अचानक गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर मधु को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और अब हम यहाँ से 8 दिन के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ अरविंद बहुत ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उसकी पत्नी मधु को ब्रेन हैमरेज हुआ था और मधु आईसीयू में है। और अरविंद को ये भी पता है कि वो बिना वेंटिलेटर के जिंदा नहीं रहेगी। उसका सहारा देने के लिए कोई नहीं है। उसकी एक बेटी है और एक बेटा। वो दोनों अपने परिवार को संभालते हैं और उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। अरविंद मधु के पास बैठा कुछ बातें कर रहा था, तभी अचानक मशीन से आवाज आने लगती है। अरविंद जल्दी से नर्स को आवाज मारता है। फिर नर्स उसे कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मेडिसिन लेकर आओ। फिर अरविंद बाहर आकर अपने बेटे आनंद से पूछता है कि क्या तुम दवाई लेकर आ गए। आनंद अपने पिता को DNR के बारे में बताता है, लेकिन अरविंद को इस बारे में कुछ पता नहीं था। आनंद कहता है डॉक्टर आपको इसके बारे में विस्तार से बता देंगे। और फिर वहाँ से अरविंद डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि DNR का मतलब होता है कि पेशेंट के घर वाले हमें लिखकर ये बताते हैं कि पेशेंट को कोई भी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, मतलब वो बिना मशीन के जिंदा रह सकता है और ये आपको लिखकर देना पड़ेगा। अरविंद उससे पूछता है कि फिर इसका हल क्या है। डॉक्टर उसे कहता है कि पेशेंट का रिकवर होने में और उसे जिंदा रखने में फर्क होता है। अब अरविंद DNR के लिए तैयार नहीं था। वो उस पर साइन करने के लिए नहीं मान रहा था। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपका बेटा तो इसके लिए आसानी से मान रहा था। अरविंद कहता है ये मेरा और मेरी पत्नी के बीच का मामला है, वो इस बात का फैसला नहीं कर सकता। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये आपका घरेलू मामला है, आप जल्दी से डिसाइड करके हमें बताइए। अरविंद वहाँ से कैंटीन जाता है। अरविंद अपने बेटे से फिर से दवाइयों के बारे में पूछने लग जाता है। तब आनंद कहता है कि नालू दवाइयाँ लेकर आ रही है। नालू आनंद की पत्नी है। फिर आनंद कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तब आनंद कहता है कि पिछले 9 दिनों में 7.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। इस पर अरविंद कहता है कि तुम्हारा थोड़ी कुछ किया है, मैंने तुमसे तो कोई पैसा नहीं लिया। आनंद कहता है कि इसमें 1 लाख रुपए मेरा खर्च हो चुका है और अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मुझे अपनी जॉब से भी छुट्टी नहीं मिल रही है। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सुनाने लग जाता है। अरविंद अपने बेटे पर चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है कि तुमने वो पेपर क्यों साइन किए। आनंद कहता है कि वो मेरी भी माँ है और दोनों में बहस हो जाती है। आनंद कहने लग जाता है कि हमारे पैसे खत्म होने वाले हैं और नालनी का भाई 50,000 रुपए देने को तैयार है। आज कल का तो हम चला लेंगे, लेकिन हम आगे क्या करेंगे। अरविंद उससे कहता है कि तुम वापस कानपुर चले जाओ, मैं खुद ही यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ से अरविंद अपनी बेटी अंजलि के पास जाता है, जो बच्चों को डांस सिखाती है। वो अपनी बेटी को सारी प्रॉब्लम्स बताता है। वो कहता है जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ ठीक था, और जब मेरा और मधु का खुश रहने का टाइम आया तो मधु इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अंजलि अपने पिता को तसल्ली देती है। वो कहती है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल अरविंद अपनी बेटी से कुछ पैसे मांगने आया था। वो पैसे मांगने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स बता देता है। रात को अंजलि का हस्बैंड आता है। सब लोग साथ में खाना खा रहे थे। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि हमारा घर तो बाहर से बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अंजलि बच्चों को डांस सिखाती है, उसी से 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं और वो आपकी मदद कर देगी। फिर अंजलि अपने पिता को बताती है कि मुझे डांस सिखाने का कोई पैसा नहीं मिलता। दरअसल मेरे पति ने आपको ताना मारा है, मैं तो अपने शौक के लिए डांस सिखाती हूँ। अब अरविंद को यहाँ से भी कोई पैसा नहीं मिला था, लेकिन अंजलि अपने सोने के कंगन अपने पिता को दे देती है। अरविंद ये लेने से इनकार करता है, लेकिन अंजलि कहती है कि माँ की जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और अगली सुबह अरविंद हॉस्पिटल चला जाता है। उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था जिसका बेटा इसी हॉस्पिटल में एडमिट था और वो कोमा में है। उसके पास एक नर्स आती है और वो उसे एक दवाइयों की स्लिप पकड़ा देती है। इस पर वो आदमी कहता है कि इतनी सारी दवाइयाँ, और वो गुस्से से डॉक्टर के पास जाकर बोलने लग जाता है। वो कहता है कि आप लोगों को हमारे पैसों की कोई कीमत नहीं है,
एक पेशेंट की इतनी सारी दवाइयाँ ये एक पेशेंट के लिए है या पूरे हॉस्पिटल के लिए? डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उसकी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है, आप लोग स्कैम चला रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं, हमारी मजबूरी का आप लोग फायदा उठाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपको यदि कोई कंप्लेन है तो आप अपनी कंप्लेन बॉक्स में डाल दीजिए। इस पर वो आदमी कहता है कि इससे क्या होगा, वो कंप्लेन बॉक्स तो भरा पड़ा है और उसे एक कुत्ता भी नहीं सूंघता। और ये सारी बातें अरविंद सुन रहा था और उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है क्योंकि उसके भी हालात कुछ ऐसे ही थे। फिर वो आदमी ऑफिस से बाहर आता है और वो अरविंद से कहता है कि तुम अपना मुंह कब खोलोगे, जब तुम्हारा पेशेंट मर जाएगा। ये लोगों से एक प्लास्टिक बैग में भरकर तुम्हें थमा देंगे और उसका भी पैसा तुमसे ही वसूलेंगे। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। वो अरविंद से कहते हैं कि दवाई का असर पेशेंट पर हो रहा है, आप हिम्मत मत हारिए और बाकी आपका डिसीजन है और आप ऐसे लोगों की बातों पर मत जाइए। ये सब लोग ड्रामा करते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर आनंद की पत्नी नालू आती है अपनी बेटी के साथ। वो बताती है कि आनंद कानपुर चला गया है क्योंकि उसे जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही थी और वो ऐसे हालात में भी अपने ससुर को ताने मारने लग जाती है। वो कहती है, आपने अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से की, लेकिन अपने बेटे के लिए वर्कशॉप के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। आनंद वहाँ से अपने गांव के लिए जाने लगता है। नालू उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, इतनी उम्र में आप भागदौड़ मत कीजिए। जाने से पहले अरविंद नालू को एक कागज देता है कि डॉक्टर मांगेंगे तो ये दे देना। नालू अरविंद को कुछ खाने को देती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने गांव जाकर अपने घर को देखता है तो उसे मधु की याद आने लग जाती है। वो किस तरह इस घर में दोनों रहा करते थे। दोनों रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक पर जाती है और आज उनकी 35वीं शादी की सालगिरह थी। आज उनका ट्रैवल वीजा का अप्रूवल आने वाला था और वो आपस में बात करते हैं कि वो दोनों खूब एंजॉय करेंगे और बहुत सारी जगहों पर घूमेंगे। अरविंद को वहाँ पर एक नोटबुक मिलती है जिसमें मधु अपनी कविताएं लिखा करती थी। वो इन कविताओं को पब्लिश करना चाहती थी। अरविंद को सब कुछ याद आ रहा था, किस तरह मधु कहती रहती थी कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, वो मरते दम तक उसके साथ रहेगी। अगली सुबह अरविंद का दोस्त उसके पास आता है। दरअसल अरविंद इस घर को बेचना चाहता है, लेकिन गांव में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अरविंद अपने दोस्त से ही कहता है कि तुम ही इस घर को खरीद लो क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। उसका दोस्त कहता है कि यदि मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें ये घर बेचने की नौबत ही न मैं आने देता, और कहता है मैं कोई कस्टमर ढूंढता हूँ, जब तक तू अपने बेटे को यहाँ बुला ले, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप है और इसे बेचने के लिए तुम्हारे बेटे के सिग्नेचर लगेंगे। फिर अरविंद अपने बेटे को फोन करता है और इसके बारे में उसे बताता है। इस पर आनंद कहता है कि वो इस घर को नहीं बेचना चाहता और वो ये कभी नहीं होने देगा। अरविंद सोचता है कि आनंद तो साइन करेगा नहीं, इसलिए वो उसके नकली सिग्नेचर ही कर देगा। उसका दोस्त उसे समझाता है कि यदि हम पकड़े गए तो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर यहाँ से अरविंद मदद मांगने के लिए अपने भाई के पास जाता है, जहाँ वो एक जनरल स्टोर चलाता है और उनका वो पुश्तैनी घर था। लेकिन वहाँ जाकर अरविंद को पता चलता है कि वो घर तो अतिक्रमण के चलते सरकार ने तुड़वा दिया और अब उसके भाई के पास सिर्फ 2 कमरे ही बचे हैं। और अरविंद के भाई की पत्नी कहने लग जाती है कि आप हमसे क्या मांगने आए हैं। ये बात सुनते ही अरविंद को उनसे कोई उम्मीद न रही। अरविंद रात में वहीं रुक जाता है और फिर अकेले में उसका भाई उसके पास आता है और उसे 1 लाख रुपए देता है। वो कहता है बस मैं तेरे लिए इतना ही कर सकता हूँ। अब अरविंद लखनऊ वापस आ जाता है। नालू उसे बताती है कि आपके जाने के बाद माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब वो ठीक है। और वहाँ से अरविंद दवाइयाँ लेने जाता है। वहाँ पर एक औरत थी जो बहुत ज्यादा मजबूर थी। उसे अपनी बेटी के लिए दवाई खरीदनी थी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वो अरविंद से कुछ पैसे मांगती है और अरविंद उसकी मदद कर देता है। फिर हॉस्पिटल में अरविंद से मिलने प्रभाकर आता है। वो उसे न्यूज़पेपर पर एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एक हार्ट पेशेंट वाला बच्चा था। मतलब उसके घर वालों ने न्यूज़पेपर में ये खबर दी और उसकी लोगों ने मदद कर दी और उस बच्चे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया।
इसलिए वो अरविंद से कहता है कि हमें भी इस न्यूज़पेपर वाले के पास जाना चाहिए, शायद हमारी भी इस तरह से कोई मदद हो जाए। अरविंद वहाँ न्यूज़पेपर वालों के पास जाता है। वो लड़की अरविंद से कहती है कि हमने एक बच्चे की मदद इसलिए की क्योंकि उस बच्चे के सामने पूरी जिंदगी थी, लेकिन हम एक बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते। अरविंद इस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, बूढ़े लोगों की क्या कोई इज्जत नहीं है? क्या उन्हें कोई जीने का हक नहीं? वो कहती है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अरविंद उससे रोते हुए रिक्वेस्ट करने लग जाता है। फिर वो उससे कोई मेडिकल पॉलिसी के बारे में पूछने लग जाती है। फिर वो अपने दोस्त प्रभाकर को कॉल करता है और कहता है कि तू मेरे घर में जा, वहाँ ताला लगा हुआ है, उसे तोड़कर अंदर जाना और एक ड्रम के अंदर एक इंश्योरेंस का कागज रखा हुआ है, उसे तू जल्दी से लाकर मुझे दे। और फिर अरविंद वहाँ से मधु के पास आ जाता है। नालू अरविंद से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। फिर वहाँ पर अरविंद का दोस्त प्रभाकर आता है। वो एक फाइल और अरविंद के लिए एक चिट्ठी लेकर आया था। वो चिट्ठी अंबिका नाम की औरत ने भेजी थी, जो बहुत पहले अरविंद के साथ लाइब्रेरी में काम करती थी। प्रभाकर उसे पढ़कर बताता है कि ये मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ 2 लाख रुपए का है। इस पर अरविंद कहता है कि ये तो सिर्फ 2 दिन में ही खर्च हो जाएंगे, बाकी का हम क्या करेंगे। इसके बाद वो लोग मेडिकल एजेंट के पास जाते हैं और वो उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। वो आदमी अरविंद से कहता है कि इस पॉलिसी में लिखा है कि यदि पेशेंट की मौत हो जाती है तभी ये पैसे आपको मिलेंगे। इस पर अरविंद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? प्रीमियम भरने का फायदा ही क्या, जब पेशेंट के कोई काम ही ना आए। वो एजेंट कहता है कि ये पॉलिसी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और अब बूढ़े लोगों के लिए कोई नई पॉलिसी है भी नहीं। अरविंद गुस्से में कहने लग जाता है कि हम बूढ़े लोग फिर जाएं कहाँ? क्या हम मर जाएं? प्रभाकर अरविंद को संभालते हुए बाहर लेकर आता है। हॉस्पिटल आकर डॉक्टर अरविंद से कहते हैं, यहाँ और भी हॉस्पिटल हैं और हमें वेंटिलेटर की जरूरत है। अरविंद कहता है कि तो क्या हुआ, मैं बिल तो भर ही रहा हूँ। डॉक्टर कहता है कि आप कोई सस्ता हॉस्पिटल ढूंढ लीजिए और पेशेंट का जिंदा रहना या मरना उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। ये सुनकर अरविंद अपनी पत्नी मधु के पास जाता है और वो रोने लग जाता है। वो कहता है, तुमने हमें एक उम्मीद पर क्यों छोड़ा हुआ है? तुम्हारा जीना या मरना मेरे एक सिग्नेचर पर निर्भर करता है और तुम्हारे मरने का फैसला आखिर मैं क्यों लूं? यहाँ प्रभाकर एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वो अपनी सोने की चेन बेच देता है, लेकिन उससे उसे सिर्फ 35,000 रुपए ही मिलते हैं। अरविंद अपनी लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ बैठकर प्रार्थना करने लग जाता है। वो सोचता है, यहाँ बैठकर यदि मैं प्रार्थना करूँगा तो मेरी प्रार्थना जरूर कबूल होगी, क्योंकि मैंने यहाँ इतने सालों काम किया है। और जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो उसे अंबिका मिल जाती है। वो उससे पूछने लग जाती है कि तुमने अपना ये हाल क्यों बनाया हुआ है, आखिर हुआ क्या है? और मैंने तुम्हें एक चिट्ठी भी लिखी थी, वो तुम्हें मिली या नहीं? अरविंद कहता है, हाँ चिट्ठी तो मिल गई है, लेकिन मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है। अंबिका उसे अपने घर लेकर आती है और कहती है कि हम 12 साल बाद मिल रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी में मिली थी। वो बताती है कि वो दिल्ली से यहाँ आकर सेटल हो गई और 2 साल पहले उसके पति गुजर गए। अरविंद कहता है कि मैं भी आया था, लेकिन तुम्हारी उस वक्त ऐसी हालत थी कि मुझे तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। अंबिका उसे बताती है कि मेरा एक बेटा है, वो बाहर रहता है, वो भी सेटल हो चुका है, उसकी पत्नी है और बेटा, और मैं दादी बन चुकी हूँ। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और जॉब करती हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग्स की हुई है मैंने। अरविंद हाथ मुंह धोने के लिए सिंक के पास चला जाता है, तभी उसका फोन बजने लग जाता है। अंबिका उसका फोन उठाने के लिए उसका बैग खोलती है, तभी वो देखती है कि उसके बैग से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। अरविंद कहता है कि मेरे बैग को हाथ मत लगाओ। फिर अंबिका उसके लिए खाना बनाती है और कहती है, मैं पूरे ग्रुप को बुलाती हूँ और फिर तुम सबके सामने अपनी कविताएं पढ़ना। और फिर वो उसके परिवार के बारे में उससे पूछती है। तब जाके अरविंद उसे सब कुछ बताता है। वो कहता है मधु हॉस्पिटल में है। अंबिका काफी टेंशन में आ जाती है। तब अरविंद कहता है कि वो रिकवर हो रही है, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगी। और वो अभी भी अंबिका को पूरी सच्चाई नहीं बताता। और फिर वो मधु की कहानियां उसे सुनाता है और ये सुनाते हुए वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे रहा भी नहीं जाता, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देता है कि मधु को ब्रेन हैमर हुआ है। फिर अंबिका भी काफी इमोशनल हो जाती है।
रात को अरविंद वहीं रुक जाता है और वो देखता है कि अंबिका ने अपने सिर पर बेग लगाई हुई थी। उसके बाल असल में बहुत छोटे थे और वो उससे इसका कारण पूछता है। इस पर अंबिका बताती है कि दरअसल उसे कैंसर है और उसके ट्रीटमेंट का ये लास्ट फेज है और मैं हर काम खुद से करती हूँ। एक दिन मेरी लाइफ का स्विच ऑफ हो जाएगा, लेकिन जब तक लाइफ है तब तक रोशनी तो है। और वो कहती है कि अब तुम जाकर सो जाओ। ये सब सुनकर अरविंद बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। आधी रात को वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे वही आदमी मिलता है जिसका बेटा कोमा में था और अब उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। अरविंद अपनी पत्नी के पास जाता है। वो कहता है मैं आज अंबिका से मिला और उसे कैंसर है। अरविंद रोने लग जाता है और वो मधु से कहता है कि तुमने मेरे ऊपर ये क्यों छोड़ा कि मैं डिसीजन लूं और तुम्हारे जाने का जिम्मेदार मैं बनूं। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो अपनी पत्नी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। वहाँ से बाहर निकलकर वो बहुत कुछ सोचने लग जाता है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और हिम्मत करके DNR पर साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अंबिका हॉस्पिटल आती है और वो अरविंद की पत्नी मधु के नाम पर 10 लाख रुपए डिपॉजिट करती है और कहती है पेशेंट मधु के पैसे मैं ही दूंगी। जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप मुझे ही कॉल करना। और फिर अंबिका मधु से मिलने जाती है। तब वो देखती है कि मधु का हाथ हिल रहा था। वो तुरंत ही नर्स को बुलाती है। फिर वो अरविंद को भी कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। वहाँ से अंबिका कैंटीन जाती है जहाँ अरविंद हारा हुआ सा बैठा हुआ था। अंबिका उससे कहती है कि मधु ठीक हो जाएगी और उसके लिए कॉफी लेने जाती है। फिर उसके पास प्रभाकर आता है। प्रभाकर उसे खुशखबरी देने वाला ही था, लेकिन वो देखता है कि अरविंद की मौत हो चुकी है। उसके दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो उसे इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मधु और अरविंद का साथ इतना ही था। मधु की जान तो बच गई, लेकिन अरविंद इस दुनिया से चला गया। इस कहानी से हमें बहुत लोगों की सच्चाई पता चलती है। डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा मांगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। कौन किस तरह से पैसे ला रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। दवाइयों के बिल इतने महंगे कि कोई गरीब इंसान कभी अपने बेटे को मरता हुआ देखता है तो कभी अपनी पत्नी को, और आखिर वो इतनी बड़ी रकम जमा भी कैसे करेगा। एक मिडिल फैमिली के लिए 10 लाख 20 लाख बहुत मायने रखते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।